नमस्कार प्रिय बच्चों, ज्ञान शिक्षा की इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हो आप? जी, सही सलामत है ना? मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम मंगा कुमारी है। मैं सरूर नगर हिंदी पाठशाला में हिंदी अध्यापिका हूँ। चलिए बच्चों, आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम आज की विशेषता के बारे में जानेंगे। आज तारीख क्या है बच्चों? 1 मई। इस 1 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व भर में विश्व श्रम दिवस मनाते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले उन महान मजदूरों और श्रमिकों को विश्व श्रम दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वे हमारे अन्नदाता है और हमारी सुखदाता भी है। हम उनको बधाई देना चाहिए। उनकी किसी भी देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भी श्रमिकों और मजदूरों को भारत देश की संपदा का कण कण का अधिकारी बताया है। तो चलिए जान गए बच्चों। तो बच्चों, अब हम हमारी कार्यक्रम का शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। बच्चों, आपने तेनालीराम के बहुत कई कहानियाँ पढ़े होंगे। मैं उनकी एक कहानी बताना चाहती हूँ। राजा श्री कृष्णदेवराय विजयनगर के प्रतापी सम्राट थे। वे शूरवीर ही नहीं बल्कि महान साहित्यकार भी थे। उनके राज्य में अष्टदिग्गज नामक कवि रहते थे। वे उनमें से तेनालीराम भी एक थे। वे बड़े चतुर और बुद्धिमान थे। वे किसी भी समस्या का हल अत्यंत हास्यात्मक ढंग से करते थे। इसीलिए लोग उनको विकट कवि के नाम से भी जाना जाता है। एक बार राजा के दरबार में कई विदेश से एक पंडित आया था। उन्होंने राजा के दरबार में इस प्रकार कहा, राजा, मैंने सुना कि आपके दरबार में कई पंडित है, कवि है। मैं उनको एक चुनौती देना चाहता हूँ। जो भी आपके मेरी मातृभाषा को पहचानेंगे, असली मातृभाषा को पहचानेंगे, उसको मैं गुलाम बनकर रह जाऊंगा और आजीवन उनकी सेवा करूंगा। यदि आप के दरबारी हार गए तो आपको अपना राज्य मेरे हवाले करना होगा और आप मेरा दास बनकर मेरी सेवा करना होगा। ये शर्त आपको मंजूर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो राजा ने उस चुनौती को स्वीकार किया और तब उनके दरबार में एक एक पंडित उस व्यक्ति से अलग अलग भाषाओं में चर्चा किए, भाषण किए। और किसी ने बोला कि राजा, इनकी मातृभाषा तमिल है। तो किसी ने कहा, राजा, इनकी मातृभाषा मराठी है। तो किसी ने कहा, नहीं राजन, इनकी मातृभाषा संस्कृत है। इस प्रकार जो भी लोग उस पंडित से बात करते थे, उनको लगा कि वही उनकी मातृभाषा है। इस प्रकार करते करते सारा दिन गुजर गया और सभा की समाप्ति का समय आ गया। इसीलिए राजा ने उस समस्या को दूसरे दिन चलाने का प्रस्ताव रखा और सभा को बर्खास्त किया। अंत में और सुबह जब दरबार लग गया तब किसकी बारी आई थी? छात्रों, आप समझते हैं ना किसकी बारी थी? तो तेनालीराम की बारी थी। इसीलिए रात भर तेनालीराम ने इस समस्या के बारे में सोचा। उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने चैन से सो गया और सुबह उठकर जल्दी जल्दी तैयार होके वो सभा के जाने के लिए निकल पड़ा।
और जाते समय अपने साथ कुछ केले लेके सभा में चला गया। और यहाँ दरबार लग गई थी। सभी पंडित कवि अपने अपने स्थानों में आसीन हुए थे। राजा भी सिंहासन पर बैठे थे और इतने में उस पंडित का सभा में आगमन हो रहा था। तब यह देखकर तेनालीराम ने एक केले के छिलके को निकालकर उसकी राह में फेंक दिया। तो वो पंडित आगे पीछे कुछ न देखते हुए उस छिलके पर सीधे पांव लगाया और उसका पांव फिसल गया और दब से नीचे गिर गया। इससे उसके मुंह से अप्रयत्न आवाज निकला कि हे मर गया रे बाप, ये कौन है रे मूर्ख, मेरी राह में एक केले के छिलके डाल दिए। इस प्रकार वो चिल्लाने लगा। तब उनको लगा कि तब यह देखकर तेनालीराम ने हाथ का सहारा देकर उसको पंडित को उठा के उनके उचित आसन पर बिठाया और उनसे माफी मांगते हुए राजा से कहा, राजा इनकी मातृभाषा हिंदी है। तो राजा ने इसका प्रमाण पूछा। तो तब तेनालीराम ने इस प्रकार कहा कि राजा, जब हमारे मन में कोई भय या अत्यंत संतोष या कोई दुख का आभास होता है तो पहले हमारे मुंह से हमारी मातृभाषा के शब्द ही निकलते हैं। इसीलिए अब आपने इसका परिणाम तो खुद देखे है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनकी मातृभाषा हिंदी है। तो पंडित ने भी अपनी हार मान ली और राजा से क्षमा मांगी। इस प्रकार वो तेनालीराम की तारीफ करते हुए वहाँ से चले गए। कैसा लगा ये कहानी बच्चों? अच्छा लगा ना? तो बच्चों, इस कहानी में आपने किसके बारे में जाना है? मातृभाषा के बारे में जाना है। तो चलिए बच्चों, आज हम राष्ट्रभाषा के बारे में जानेंगे। राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश में अधिक लोगों से जो भाषा बोली जाती है वह हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है आप जानते हैं ना? हाँ, ठीक है, आपने सही समझा, सही बताया। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आज हम राष्ट्रभाषा के बारे में जानने से पहले भाषा क्या है यहाँ देखिए बच्चों, हम यहाँ एक चित्र को देखेंगे। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अध्यापिका कक्षा में बच्चों को कुछ संकेत देकर कुछ विषय पढ़ा रहा है। और इस चित्र में देखो बच्चों, यहाँ दो लड़कियां अपने इशारों से एक दूसरे के मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो भाषा एक हमारे मन के भावों को और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा है और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा और भाषा शब्द जो है बच्चों, भाष नामक संस्कृत धातु से निकला है और इसका अर्थ है बोलना, यानी मुख से जो शब्द बोला जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं भाषा के दो रूप होते हैं, यह एक है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में के अंदर जो भाव, हमारे मन के भाव और विचार जो है वो हम बोलकर व्यक्त करते हैं तो या और सुनते हैं। हाँ बच्चों, आप जानते हैं ना, भाषा के चार कौशल होते हैं। वे है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो भाषा हम कानों से सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं, पढ़ते हैं और हाथों से लिखते हैं। इस प्रकार भाषा के कौशलों से, इन कौशलों से हमारी भाषा का विकास होता है। और जो हमारी मौखिक भाषा में पहले दो कौशलों का विकास होता है, यानी सुनना, बोलना।
पहले हम क्या है, हम अपने घर में अपने बच्चों से या अपने माता पिता से कुछ बातें करते हैं और सुनते हैं, और हमारे दादा दादियों से कहानियाँ सुनते हैं, और कक्षा में अध्यापकों से पाठ सुनते हैं, और यहाँ क्या है, भाषा का मौखिक रूप से आदान प्रदान हो रहा है। इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम समाचार सुनते हैं दूरदर्शन में और देखते भी हैं, और कहानी सुनते हैं घर वालों से, और कक्षा में अध्यापकों के पाठ पढ़ाना, ये सभी मौखिक भाषा के स्रोत माने जाते हैं। यह इस चित्र में देखो बच्चों, क्या है, बच्चे कहानी ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ सुनना क्या है, मौखिक भाषा का स्रोत है, और पढ़ना भी मौखिक भाषा के स्रोत है। और लिखित भाषा का अर्थ क्या है, जो भाषा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए लिखकर प्रकट करते हैं, और हम अपने भावों को दूसरे के भावों को पढ़कर समझते हैं और जानते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कक्षा में हमारे घर में या कक्षा में कई तरह के पुस्तक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें खासकर मैसेजेस भेज रहे हैं, और ये संदेश जो है हम पढ़ते हैं और हम भी खुद भी भेजते हैं। इस प्रकार लिखित भाषा जो है स्थायी रूप में होता है, अर्थात भाषा का स्थायी रूप है लिखित भाषा। व्यवहारिक भाषा में भाषा बदल सकता है, लेकिन लिखित भाषा बदल नहीं सकता है। और लिखित भाषा के में इस चित्र में देखो, हम समाचार पत्र पढ़ना और कहानी लिखना, ये लिखना और पढ़ना जो है, ये दोनों भाषा के अन्य दो कौशल है। इस प्रकार हम इन 4 कौशलों से हम अपनी भाषा को विकसित कर सकते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं व्यावहारिक दृष्टि से भाषा कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे भारत देश में कई भाषाएं हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, ऐसी सभी भाषाएं हैं। इनमें से कुछ भाषाएं किनकी मातृभाषाएं होंगी, कुछ भाषाएं बोलियां होंगी, कुछ भाषाएं उपभाषा के रूप में होंगे, तो कुछ भाषाएं राष्ट्रभाषा के पद पर भी हैं। यहाँ देखिए बच्चों, पहले हम जान लेते हैं मातृभाषा। पिछले हम कहानी में देखे थे ना बच्चों, सुने थे ना आप, वो मातृभाषा का है के बारे में है। मातृभाषा जो है, हम अपने घर में वैसे तो हर बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है, अतः वह बच्चा घर परिवार में अपने माता पिता और अपने परिवार वालों से जो भाषा बोलकर सीखता है, उसको उसकी मातृभाषा कहते हैं। वैसे तो मेरी मातृभाषा तेलुगु है, और आप में से किसी की मातृभाषा तो हिंदी होगी, या किसी की उर्दू होगी, या किसी की तमिल होगी। इस प्रकार अन्य कई भाषाएं हैं। ये इन सभी भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, ये सभी किसी की मातृभाषाएं होंगे। समझ में आई ना बच्चों? भाषा क्या है? भाषा मौखिक रूप से बोलकर व्यक्त करने का साधन ही भाषा है। भाषा के 2 प्रकार है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और व्यवहारिक रूप से भाषा, मातृभाषा, बोली, उपभाषा और राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा भी है। इन सभी के बारे में जानेंगे। मातृभाषा क्या है? पहला, बच्चे घर में अपने माता पिताओं से जो भाषा उसके घर में सीखता है, उसे उसकी मातृभाषा समझते हैं। और बोली,
एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली में कोई लिखित रूप होने नहीं है और ये बोली में कोई साहित्य भी नहीं उपलब्ध है। बोली तो जैसे हमारे तेलंगाना में आदिलाबाद जिले में गोंड लोग हैं, उनकी भाषा गोंडी है, ये तो एक प्रकार की बोली है। और हिंदी में भी कई बोलियां हैं, जैसे मागधी, ब्रज, ये सभी हिंदी की बोलियां हैं। और इन बोलियों में कोई लिखित साहित्य हमको नहीं मिलता है, केवल लोक कथाएं और लोक साहित्य, लोक कथाएं, कहानियाँ और लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि बोलियों में मिलता है। और इनका व्यवहार भी हम करते हैं, अपनी निजी भाषा में, नित्य जीवन की भाषा में करते हैं। और उपभाषा जो है, हम जो भाषा के विभिन्न एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को उपभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी में कई उपभाषाएं हैं, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। इनका अलग साहित्य होता है, व्याकरण होता है। इनको पढ़ने, इनसे इन सभी उपभाषाओं को मिलाकर आज की हिंदी कड़ी बोली हिंदी के रूप में रूपांतरण हो गया है। तो बच्चों, अब जानते हैं ना हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजन किया गया है। पहला है आदिकाल, और दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। इन पहले 3 कालों में पूरा साहित्य केवल पद्य रूप में है और इस समय की भाषा खासकर ब्रज और अवधी रही है। इसीलिए ये सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं मानी जाती है। तो इनमें साहित्य भी है और इसके अलग व्याकरण भी है। और आज की आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का चालन हो रहा है। तो बच्चों, आज हम इस हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाए हैं, क्योंकि यह राष्ट्रभाषा हमारे देश में अधिक लोगों से बोली जाती है। और हिंदी एक संस्कृत गर्भित भाषा है और हमारे देश के सभी भाषाओं से मेल खाती है। इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में चुने गए हैं। और बच्चों, हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों बनी है, इसके बारे में जानने से पहले हम हिंदी के गुण के बारे में जानते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी, यह देश के अधिकांश लोगों से बोली जाती है और इसमें हमारी प्राचीन साहित्य है और देश की सभ्यता और संस्कृति इसमें झलकती है। और यह सीखने में सरल और आसान भाषा है और यह हमारी संस्कृत गर्भित भाषा होने के कारण हमारे देश के अन्य भाषाओं से मेल रखती है। और इन्हीं गुणों के कारण हमारे देश की राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा के रूप में इसको घोषित किया गया है। सन 1969 को 14 सितंबर सन 1969 को हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा के रूप में भी अपनाए हैं। तो इसी दिन की सिलसिले में हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो हिंदी दिवस के बारे में जानने के लिए हम एक संवाद के रूप में इसको प्रस्तुत करेंगे। दिव्या और नव्या दोनों एक ही पाठशाला में
पढ़ते हैं और दिव्या 7वीं कक्षा में है, नव्या 6वीं कक्षा में। और दिव्या एक दिन दोनों इस प्रकार बातें कर रहे हैं। नव्या पूछ रही है दिव्या से, क्या बात है दिव्या दीदी, आज तुम बहुत खुश नज़र आती हो। तो दिव्या ने बोली, हाँ आज तो हमारी पाठशाला में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये हिंदी दिवस क्या होती है दीदी? हिंदी दिवस हमारे संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा के रूप में घोषित किया है। यह कब घोषित किया गया है दीदी? यह तो 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा के रूप में अपनाई है। इसी की सम्मान में हम हर साल हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। तो दीदी, इस हिंदी दिवस के दिन हम क्या करते हैं? यही कि सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। खासकर हमारी पाठशालाओं में इस दिन के उपलक्ष्य में हम इग्नाइट प्रतियोगिताएं, एल्गोरिदम प्रतियोगिताएं आदि चलाते हैं। इनमें ये इग्नाइट प्रतियोगिताएं और एल्गोरिदम प्रतियोगिताओं में हिंदी अन्य तेलुगु और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हमारी हिंदी भाषा का भी प्रयोग होने लगा है। इग्नाइट प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन, भाषण और वाद विवाद, ये सभी का प्रतियोगिताएं चलाए जाते हैं। और इग्नाइट एल्गोरिदम प्रतियोगिताओं में पुस्तक समीक्षा, कहानी बताना और लोक नृत्य, लोकगीत आदि प्रस्तुत करते हैं। इनमें विजेताओं को राशिमय पुरस्कार भी देते हैं। इस प्रकार हमारे पाठशालाओं में हिंदी के विकास के लिए कुछ हमारे माननीय सचिव जी ने कुछ योजनाएं बनाई है। इसके माध्यम से बच्चे अपने हिंदी की भाषा के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ भी हर रोज़ हम 4 बजे से 4:30 बजे तक क्लब्स का निर्वहन करते हैं ना, उसमें हर बुधवार को हम हिंदी क्लब मनाते हैं। उसमें बच्चों को कहानी पढ़ाना, कहानी सुनाना और वाद विवाद, संवाद या चित्र का वर्णन करना, ये सभी उनके माध्यम से भाषा के प्रति उनको उत्सुक बढ़ा रहे हैं और उनको प्रेरणा दिया जा रहा है। इसीलिए इन सब से हमारे पाठशालाओं में छात्र इन हिंदी भाषा में भी रुचि रखने लगे हैं और कई प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ सुपर स्टूडेंट कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसमें भी हिंदी पढ़ाने के लिए बच्चों को तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार बढ़ावा देने के कारण हिंदी का विकास हमारी पाठशालाओं में हो रहा है। और हम कल जो प्रतियोगिताएं चलाई गई उसमें मैंने भाषण में और पुस्तक समीक्षा में मैंने पुरस्कार पाई हूँ, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तो दीदी, मैं भी इस बार से अगली बार से मैं भी इनका प्रतियोगिताओं में भाग लूँगी, मैं भी पुरस्कार पाऊँगी। दीदी, आपने ये बहुत अच्छी समझाई है हिंदी दिवस के बारे में, इसीलिए आपको मेरा नमस्कार। तो जान गए हैं ना बच्चों हिंदी दिवस के बारे में, और हमारी पाठशाला में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान लिए हैं ना। तो अब क्या है भाषा, क्या है राष्ट्रभाषा, क्या है राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोगों से बोली जाती है। उसमें प्राचीन साहित्य है और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति झलकती है। और
उसमें यह संस्कृत गर्भित भाषा होने के कारण भारत की अन्य भाषाओं से मेल रखती है और यह देश की राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है। राजभाषा का अर्थ क्या होती है, आप कभी सोचा है? जी बिल्कुल ठीक। राजभाषा का अर्थ है यदि सभी सरकारी कार्य जिस भाषा में चलाए जाते हैं उसी को राजभाषा कहते हैं। इस प्रकार आज सरकार के सभी कार्य हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी चलाए जा रहे हैं, इसीलिए यह देश की राजभाषा बन गई है। तो बच्चों, ये हिंदी को अब हमें सीखने की क्या ज़रूरत है? वैसे तो है ना, नहीं है ना? नहीं है। हिंदी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप कहीं हिंदी सीखने की आवश्यकता, यदि आप मानो किसी दूर प्रदेश में गए, अगर आपको दिल्ली देखने के लिए मन चाहा और दिल्ली के दर्शन करने के लिए निकल गए और वहाँ आपको अपनी मातृभाषा के बगैर कोई भाषा जानते ही नहीं, तो वहाँ आप कैसे, वहाँ के लोगों से आप कैसे बात करोगे? सोचा कभी? नहीं है ना, नहीं कर सकोगे ना। तो इसीलिए हमें पहले हिंदी भाषा को सीखना चाहिए और यही हिंदी को ही नहीं और अन्य भाषाओं की भी जानना चाहिए। एक से अधिक भाषाएं जानने से हमें देश की भाषाओं के प्रति सद्भावना बनती है और देश की एकता को बल मिलता है। कुछ लोगों के मन में यह भाव रहता है कि हमारी मातृभाषा महान है, हमारी मातृभाषा मधुर है, हमारी मातृभाषा आसान है, ऐसा कुछ अभिप्राय रहते हैं उनके मन में, विचार रहते हैं। उनको दूर करके देश को एकता के बल में, देश की एकता को बल देता है। इसीलिए हम उसको देश की एकता के बल देने के लिए भी यह हिंदी भाषा सीखना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को जानते हैं, विभिन्न प्रांत के लोगों को से विचार विमर्श कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रांत के लोगों के आचार विचारों के बारे में और उनके रीति रिवाजों के बारे में, उनके आज रहन सहन के बारे में, उनके यहीं तक उनके खान पान के बारे में, उनके सभ्यता संस्कृति, ये सभी के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए हम ये विभिन्न प्रांतों के लोगों के बीच विचार विमर्श करने के लिए, उनके दिल तक हमारे भावों को पहुंचाने के लिए यह हमें हिंदी भाषा सीखना चाहिए। और हमें यहाँ से कई लोग बम्बई जाकर कोई काम वगैरह करते हैं या कहीं दूर, कहीं जयपुर जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं बेंगलुरु जाते हैं, तो वहाँ नौकरी के वास्ते वे जाते हैं अन्य प्रदेशों में। वहाँ इसके लिए रोजगार के तलाशी में वे कई प्रदेशों का भ्रमण करते हैं। तो ऐसे समय ये हिंदी के माध्यम से हमें नए नए रोजगार भी मिलते हैं, क्योंकि हमारा भारत तो बहुत बढ़िया है, इसमें कई भाषा के लोगों के साथ साथ यहाँ हम बातचीत करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है और उस भाषा के माध्यम, हिंदी के माध्यम से हम आजकल सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए हम हिंदी को सीखना चाहिए, तभी और देश की अखंडता एवं एकता को बल मिलता है। देख लिया ना बच्चों, जब हम अलग अलग थे तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हम एक है तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही कहा है कि कवि ने कहा कि होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम चलेंगे साथ साथ और डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ। ऐसे चलने से हम आसानी से विजय को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए देश की अखंडता एवं एकता को बल मिलता है। इसके लिए भी हमें हिंदी भाषा सीखने की
आवश्यकता है। और बच्चों, हिंदी भाषा सीखने से सीखना अच्छा है, लेकिन ये कैसे सीखा जाए? हमारे घर में तो हिंदी भाषा बोलते ही नहीं, और हमारी पाठशाला में भी उसका विकास नहीं था, और हमारे आसपास के वातावरण भी नहीं है, तो कैसे सीखें? इसके लिए सबसे पहले हमें हिंदी का माहौल बनाना है। कैसे माहौल? हमारे घर में हमारे जो भी लोग हिंदी को जानते हैं या हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति हो, उनसे हम जब भी मिले उनसे हम हिंदी में ही बोलें। इस प्रकार हिंदी का माहौल बनाना है। और हम रोज़ दूरदर्शन देखते हैं। दूरदर्शन में हिंदी से संबंधित कई चैनल्स हैं। इन चैनलों में हम हिंदी से संबंधित कई प्रोग्राम्स आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, और इन कार्यक्रमों में अपने मनपसंद कार्यक्रमों को देखना है। उसका मज़ा तो उठाएंगे, लेकिन उनकी भाषा को भी जानना है। और कहीं हम बहुत सिनेमा का फिल्मी डायलॉगों का बहुत प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही ये इन कार्यक्रमों के ये भाषण या कुछ संभाषण आदि को हम प्रयोग भी कर सकते हैं। और यही साहित्यिक पुस्तकें या कहानी पुस्तकें, यहीं तक कि आपकी पाठ्य पुस्तकें, जो भी पुस्तकें आपको उपलब्ध हो, उनको पढ़ना चाहिए। खासकर हिंदी की पुस्तकें ही पढ़ना चाहिए। हिंदी भाषा की वृद्धि के लिए हिंदी से संबंधित पुस्तकें, समाचार पत्र या कहानी के पुस्तक, ये सभी पढ़ना चाहिए। उनमें से नए शब्दों से एक शब्दकोश बना लेना चाहिए, और हर रोज़ शब्दकोश में से कुछ नए शब्दों को सीखना चाहिए। उन शब्दों के अर्थ हमारी मातृभाषा में जानना चाहिए। उसके बाद उसके पर्याय शब्द, विलोम शब्द या अन्य कुछ उस शब्द से मेल जोल वाले शब्दों को जानकर उन शब्दों के सहारे हम छोटी छोटी वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। उनके अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, और उन शब्दों के सहारे हम छोटी छोटी कविताओं का सृजन कर सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं। देखिए, अब माहौल कोरोना की है, और हम सब लोग हमको जागरूक करने के लिए सरकार ने हर दिन दूरदर्शन पर कई प्रकार की विज्ञापन और कई प्रकार के समाचार दे रहे हैं। इन समाचारों को जानकर उनसे संबंधित शब्दों से आप कविता लिख सकते हो। और हम देख रहे हैं दूरदर्शन में कई प्रकार के गाने इस पर लिखा गया है। कितना अच्छा है ना, ये गाने बहुत अच्छे हैं। तो कभी आपने सुना है? जी, बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल वैसे ही आप भी उसी तरह आप भी गाना को लिख सकते हो, और कविता लिख सकते हो, उससे संबंधित लेख लिख सकते हो, या अपने उस व्याधि से संबंधित सूचनाएं देते हुए अपने मित्र को पत्र लिख सकते हो, या आप क्या है उस पर एक कहानी भी लिख सकेंगे। इस प्रकार जो भी हो का हमारी पाठ्य पुस्तक में कई सारी विधाएं हैं। आज इस आधुनिक काल में हिंदी भाषा के कई रूप है। गद्य का बहुत विकसित हो गया है। गद्य के रूपों में कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है, और रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है। इन सभी माध्यमों से आप जो भी विषय को लेकर, इन सभी माध्यमों से उसको उसमें अपने मन के भावों को व्यक्त करोगे ना बच्चों? जी, आप में से कोई कहानी लिख पाएंगे, और कोई अच्छी कविता लिख पाएंगे, और कोई गीत बना सकेंगे। इस प्रकार हो सकेगा, आपसे ज़रूर होगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि
अगर हम चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता, बस प्रयास करने का ही है। तो इस प्रकार प्रयास करते रहेंगे तो आपकी न जाने एक दिन आपकी ये ये लेख शायद किसी के काम में आते हो, या कुछ इसीलिए हमारे सचिव जी ने हमको एक महान सुविधा भी दिलाए हैं। वो क्या है बच्चों? हाँ, डायरी लेखन। हमारे पाठशालाओं में डायरी लेखन है ना, हर रोज रात के समय हम डायरी लिखते हैं। उस दिन घटने वाली कई घटनाओं को, हमारे सभी अनुभवों को उस डायरी में लिखते हैं। इस प्रकार डायरी लेखन में आप जो भी आज सीख रहे हैं उनको उसमें लिख सकते हो। इस प्रकार लिखने से आपके भावों का व्यक्तीकरण होगा और आपकी भाषा की वृद्धि होगी और लेखन कार्य में भी वृद्धि होगी। और न जाने आपकी ये लेख किसी के सिनेमा की कथा बन जाए और किसी के नाटक बन जाए और किसी की कहानी के कथा वस्तु बन जाए, ये कौन जानते हैं? नहीं है ना। तो बच्चों, ऐसा प्रयास करने से बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार हिंदी सीखने से भाषाओं के प्रति सद्भावना बनती है, देश की एकता को बल मिलता है, विभिन्न प्रांत के लोगों से हम विचार विनियोग कर सकते हैं, हम अपने भावों को आदान प्रदान कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, हमारे देश में कई क्षेत्र है, कई क्षेत्रों में कई भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं। तो इन भाषाओं ये मुमकिन है नहीं है हम हर कोई ये सभी भाषाएं सीखे। तो इसीलिए इन सभी भाषाओं को समझने के लिए हमें एक भाषा होना चाहिए, और ये भाषा हिंदी हो सकती है क्योंकि यह हिंदी भाषा संस्कृत गर्भित भाषा है। इसीलिए हम जानते हैं भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। इसीलिए ये सभी भाषा इनसे कुछ शब्द शब्द इनमें मिलता है, और इस प्रकार हम कई भाषाओं के प्रति मेल जोल रखती है। इसीलिए देश की एकता और अखंडता बनाए रहेगी और हम अपने रोजगारों का भी नए नए रोजगार भी पा सकते हैं। तो बच्चों, आपने जानते हैं क्या है कि हमारे भारत देश तकरीब 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन में रहा। यहाँ भारतीयों ने यहाँ विदेशी लोग, अंग्रेजों ने हम पर शासन किए थे और हमारे भारतीय उनके विरुद्ध लड़े थे। किसके लिए लड़े थे? देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। लेकिन किसी ने एक फंदा उठाया और किसी ने किसी अलग मार्ग उठाया। इस प्रकार हमारे मार्ग अलग होने के कारण आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिला। इसीलिए देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। केवल हिंदी भाषा के द्वारा हम ये स्वतंत्रता आंदोलन को चलाए थे और अंत में हमको आज़ाद 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और हमारा देश आज़ाद बन गया है। और वही स्वतंत्र भारत की फल आज हम भोग रहे हैं। हमारे कई नेताओं ने इस महान संग्राम में भाग लिए थे। जैसे हम जानते हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से हिंदी स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिए हैं। और पहले गांधी जी विदेशों में अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेशों में बैरिस्ट्री कर रहे थे और यहाँ भारत में स्वतंत्र का माहौल था। सभी यहाँ के भारतवासी विभिन्न तरीके से स्वतंत्रता के लड़ाई में भाग ले रहे थे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को
पंजाब के जलियांवाला बाग में, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक स्थान में एक भयंकर नरसंहार हुआ। उसमें वह उस सभा में उपस्थित सभी लोगों पर जनरल डायर नामक एक आदमी क्रूरता से गोलियां चलाई। उसमें अनेक लोग मारे गए। कहा जाता है कि उस समय 20,000 से भी ज़्यादा लोग उस भयंकर हत्याकांड में मारे गए थे। इससे यह नरसंहार की घटना सारे विश्व को दहला दिया। हमारे महान नेताओं ने आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने उन उच्च पदों को त्याग करके स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया। और गांधी जी अपनी बैरिस्ट्री छोड़कर दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। उन्होंने दो ही आयुध, सत्य और अहिंसा, इन ही आयुधों के साथ स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। और उन्होंने भारत आकर देखा कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ है। राजाओं के बीच वैर भाव था, किसी के राजा के बीच मित्रता की भावना नहीं थी। प्रजा भी वैसे ही थे, जैसा राजा वैसा प्रजा, और किसी में एकता की भावना नहीं थी। और सभी लोग, सारा वातावरण अंतःकलहों से गूंज रहा था। तब गांधी जी ने इन सबसे, हम स्वतंत्र भारत की अपनी एक भाषा होनी चाहिए, इसीलिए इस भाषा हिंदी ही हो सकती है समझकर हिंदी के प्रचार पर बल दिया है। और इसके माध्यम से हम स्वतंत्रता को हासिल किए हैं। बच्चों, आ गए अब हम लिपि पर। लिपि क्या है? जो भाषा के लिखने के संकेत, लिखने के लिए जिन संकेतों का उपयोग करते हैं उसे लिपि, हम उसे लिपि कहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। वैसे तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है आप जानते हैं? रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखा जाता है और ये हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हमारे देश के सभी कुछ भाषाएं बहुरूपीय परिवार के भाषाएं माने जाते हैं। भाषाओं के भी परिवार है और उनके नाम भी है। वैसे हमारी हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है और हमारी मातृभाषा तेलुगु, ये पड़ोसी भाषाएं तमिल वगैरह, मलयालम, कन्नड़, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इनकी लिपि, तेलुगु की लिपि नंदी नागरी मानी जाती है। तो चलिए बच्चों, अब लिपि के बारे में जान गए हैं ना। तो बच्चों, अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का बढ़ावा हो गया है। हमारे संसार में 7 महाद्वीप है ना, उन द्वीपों में कई देशों में हिंदी का प्रचार हो रहा है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस, बांग्लादेश, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, फिजी आदि सभी देशों में हिंदी का बढ़ावा हो रहा है। हिंदी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। या कहा जाता है कि आजकल 150 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हिंदी से संबंधित कोर्सें चलाए जा रहे हैं और इन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विदेशी लोग भी, लाखों की संख्या में विदेशी लोग भी हिंदी से संबंधित कोर्सें कर रहे हैं। और विदेशों में भी हमारी भाषा में साहित्य का लेखन हो रहा है, साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए 10 जनवरी 2006 को घोषित किया है। इसका पहला प्रस्ताव पहली बार सन 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में 10 जनवरी को आयोजन किया गया है, लेकिन इसकी घोषणा तो 2006 में 10 जनवरी 2006 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा ही हो गया है। और हिंदी विश्व की एकमात्र भाषा है जो पहला अक्षर क्या है हिंदी वर्णमाला में? आ है।
और आ का अर्थ है अनपढ़। अनपढ़ से लेकर अंत के अक्षर ज्ञा तक की यानी ज्ञानी बनाकर छोड़ता है। जो इसके लिए हिंदी की प्रचार के और हम इसी सिलसिले में हर वर्ष हिंदी के विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में करने का उद्देश्य से हम यह मनाते आ रहे हैं। और हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के संसाधन बहुत है, जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान यह आगरा में है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यह चेन्नई में है, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद यह हमारी हैदराबाद में है, और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में है। और कई वेबसाइट भी आपकी सेवा में उपस्थित है, जैसे www.rajbhasha.nic, ildc.gov.nic, www.bhasha.in, bhashaindia.com, www.ssc.nic.in। ये सभी वेबसाइट के माध्यम से हम हिंदी से संबंधित समाचार प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदी की मान्यता हमारे देश में सभी क्षेत्रों में है, जैसे बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग, शिक्षा के सभी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में हिंदी की मान्यता है। और यहाँ हम एक नारा देखेंगे, हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, और हमारी स्वतंत्रता वहाँ है जहाँ मातृभाषा है। तो बच्चों, कैसा लगा आपका ये कार्यक्रम? अच्छा लगा ना? तो बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में आप जान लिए हैं राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में। अब आई है समय परियोजना कार्य की। आपकी पाठशाला में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? पहला प्रश्न है, आपकी पाठशाला में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? और दूसरा प्रश्न है, एक से अधिक भाषाएं सीखने से क्या लाभ है? मैं फिर से दोहराती हूँ, एक से अधिक भाषाएं सीखने से क्या लाभ है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से लिखकर लाइए, घर में रहिए और सलामत रहिए। धन्यवाद।